अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द बेस्ट नावल्स। नावल मन की लास्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। 3 साल बाद चाची अधी गंदा अधी नमाला छोटे से शॉर्ट्स और टी शर्ट में मीरा मुंह बसोरती पास आई तो उसने अपने सीने में से जज़ब कर लिया। आए मेरी प्रिंसेस, इस शादी को आपकी चाची नहीं छोड़ेंगी। अब इसे गोद में उठाते 4 साल साथ के रूम की चनी पड़ गई। रियान को भी माला मैंने बस अजी का फीडर हटाया था। हिना के दोनों गाल पकड़ती हुई बोली तो अपने लब का कोना दबा गई। क्यों भाई शादी क्यों मारा मेरी प्रिंसेस को। अपने गुस्से में बैठे बेटे को देखा जो रियान और मीरब की फैलाई हुई चीज़ों समेट रहा था। मामा शी इज लाइंग, इसने और रियान ने भी मुझे मारा और मेरा रूम खराब कर दिया। माँ की गोद में चढ़ी इस छोटी चुड़ैल को देखा जो उसकी चीज़ों की दुश्मन बनी रहती थी। नो चाची नो रियान तो इतना छोटा है अधी लाइंग। जोर जोर से नफी में सर हिलाती बोली तो 7 दांत पीस कर रह गए जबकि हिना खिलखिला उठी। मैं पापा से शिकायत करूंगा इसकी, गुस्से से कहता बाहर निकला तो इसकी गोद से उतरकर साथ की पुश्त को जुबान दिखा दी। रियान गुड बॉय, अजी एंड अदी आर बैड। फैसला सुनाती मुंह बनाकर बोली तो हिना मुस्कुराती हुई इसे और रियान को नीचे ले आई। इन 3 सालों में जिंदगी बहुत बदल गई थी। ये दुआ अभी तक नहीं आई, लड़की बिल्कुल पागल हो गई है डॉक्टर बनकर। फायका बेगम ने वाल क्लाक की तरफ देखते फिक्रमंदी से कहा जो 6 बजा रही थी। दुआ के MBBS का दूसरा साल चल रहा था, इसलिए अक्सर हॉस्पिटल जाने की वजह से लेट ही आती थी, जबकि उमर हाई स्टडीज़ के लिए 1 साल पहले ही इंग्लैंड जा चुका था। मैंने की थी कॉल, कह रही थी जियान भाई के साथ ही आऊँगी अब। हिना के कहने पर वो सर हिला गई। दादू मेरी बर्थडे तब आए थी, उनकी गोद में चढ़ते हुए बोली तो उन्होंने मासूम सी जान को अपने सीने से लगा लिया जो बिल्कुल मनहल की परछाई थी। मेरी जान बस चंद दिन में खुद से लगाकर बोली तो वो परेशानी से उन्हें देखने लगी। पर ये कौन से डेज हैं, कब आएंगे। दोनों हाथ अपने गाल पर रखकर परेशानी से बोली। बराबर में बैठी सोमिया बेगम मुस्कुरा दी जबकि फायका बेगम परेशानी से अपनी पोती को देखने लगी जिसके सवाल जब शुरू होते तो ख़त्म होने का नाम न लेते थे। एक इसका बाप भी था जिसके पास इसके हर सवाल का जवाब होता था। हिना और जियान ने इसको पलकों पर बिठाया हुआ था जिसमें कुछ हाथ इसके दादा दादी का भी था और साथ को इसकी जिद्दों से ने तंग कर रखा था जो आए दिन इसकी कोई ना कोई फेवरेट चीज़ तोड़ देती थी। मगर इसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो सब्र कर ले या हक के बोलने पर अपनी माँ से खरी खरी सुन ले। आप यहाँ क्या कर रही हैं। वो हॉस्पिटल से निकली तो जियान की जगह बिलाल को पार्किंग में खड़ा देखकर हैरान रह गई। वाइट शर्ट और ब्लैक टाई और ब्लैक ड्रेस पैंट में हवा से बेतरतीब होने वाले बालों को पीछे करता बहुत खूबरू लग रहा था। शायद ऑफिस से सीधा यहीं आया था। इन्हें काम था, तुम बैठो। कार का डोर खोल दी जिल्लत में बोली। क्या काम था उन्हें। वो मुतजस्सिस हुई तो वो चिढ़ गया। तुम्हें क्या, कोई भी काम हो चुप करके बैठो। उसने झिझला कर कहा तो वो घूरने लगी। डांट क्यों रहे हैं, मैंने कहा था क्या लेने आए। हाफकी से कहती बाहर देखने लगी। बिलाल ने एक नज़र उसे देखा। येलो फ्रॉक में पोनी टेल बनाए सीधा दिल में उतर रही थी। अच्छा मुंह फुलाकर मत बैठ जाना। अब उसके रूठे चेहरे को देखकर हंस दिया। घर चले, मैंने लंच भी नहीं किया आज। उसे घूर कर दोबारा बाहर देखने लगी। डोंट वरी, मैं डिनर करा दूंगा। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बात शुरू करे। मुझे बात करनी थी तुमसे, उसने कुछ तकफ से कहा। दुआ ने रुख मोड़कर इसे देखा जो इसे ही देख रहा था। क्या बोले। नासमझी से उसे देखा जिसकी निगाहें उस पर टिकी थी। बोले भी अब उसके खामोशी से तकने पर झंझला गई थी। जानती हो, लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आई थी। तुम्हारी मासूम अदाओं का दीवाना हो गया हूँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। उसका नाजुक हाथ थामकर गंभीर लहजे में बोला। तो साकत उसे देखने लगी, लग रहा था बिचकरा कर गिर जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं बिलाल। शट अप, ये बकवास मत करना समझी। उसके बोलने से पहले ही उसीले अंदाज में झाड़ गया था। वो कहाँ अपना हाल दिल सुनाने आया था और इस लड़की ने पूरे मूड का बेड़ा गर्क कर दिया था। आपने फिर डांटा मुझे। हाथ छुड़ाती फिर बच्चों की तरह रूठ कर बैठ गई। अब बात ऐसी कर रही हो, प्यार तो करने से रहा, गुस्से से बोला। दुआ यकदम सुर्ख पड़ गई। बिलाल ने उसकी बदलती रंगत देखी तो अपनी बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट दबा गया। दुआ, उसने शिद्दत जज्बात से पुकार कर उसके हाथ थामे। उसकी पलकें लरज उठी थी। दिल की रफ्तार खुद ब खुद तेज हो गई थी। मैं मामा को भेज रहा हूँ तुम्हारे रिश्ते के लिए, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है। उसका सुर्ख पड़ते गाल पर हाथ रखकर पूछा। दुआ की बस एक पल के लिए नजर उसकी मोहब्बत से तकती नज़रों से मिली और मुस्कुराकर फौरन झुका गई। बिलाल इस रजामंदी पर जी जान से कुर्बान हुआ था। थैंक यू माय लव, उसका हाथ चूमकर तशक्कुर से बोलता रिंग पहनाने लगा। ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ अभी ना पहनाएं। उसने घबरा कर अपना हाथ छुड़ाना चाहा मगर वो गिरफ्त मजबूत कर गया। तुम अगर जियान भाई की वजह से कह रही हो तो उनकी रजामंदी मैं पहले ही ले चुका हूँ, इत्मीनान से कहकर रिंग पहनाता उसे शॉक्ड कर गया। क्या आपने जियान भाई से डिस्कस किया था ये सब। उसने गंग अंदाज में
پوچھا۔ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ یہ آئیڈیا انہی کا تھا، ورنہ تم تو مجھے کمارا ہی مار دیتی، مگر میری فیلنگز نہ سمجھتی۔ ہنستے ہوئے چھیڑا اس نے، چینپ کر اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ رخ موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ لبوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی جو بلال دیکھ چکا تھا۔ خود بھی مطمئن انداز میں مسکراتا کار سٹارٹ کر گیا تھا۔ تم آ رہی ہو؟ باہر جو اٹھا کر سمندر میں پھینکوں تمہیں؟ وزن چلاتا ہوا یاٹ کے اندر آیا۔ وہ ریڈ فراق میں اپنے آبشار کھولے بیڈ کے کونے پر چپکی بیٹھی تھی۔ میں نہیں آ رہی۔ آپ ہمیشہ مجھے ایسے ہی دھوکہ دے کر لے آتے ہیں، غصے سے بولتی بیڈ کے سرانے سے چپک گئی۔ ٹھیک ہے، اب اپنے طریقے سے اٹھانا پڑے گا تمہیں۔ جارحانہ انداز میں قریب آیا، چیخ مار کر بیڈ کی دوسری سائڈ سے اتری اور واش روم کی طرف بھاگنے لگی، مگر وہ بیچ میں ہی پکڑ گیا تھا۔ میری ویڈنگ اینیورسری خراب کرنے کی اجازت میں تمہیں بھی نہیں دوں گا، من۔ دھیرے سے کان میں سرگوشی کرتا اس کے لاکھ احتجاج کے باوجود بازو کے حلقے میں لیے باہر لے آیا۔ پوری یاٹ سرخ گلابوں سے خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کی گئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہوا اور سمندر کی لہروں کا شور ماحول کو الگ ہی سرور بخش رہا تھا، مگر مناہل بی بی کے سمندر سے خوف نے زیان حیدر کا اچھا خاصا ضبط آزما لیا تھا۔ ہم اپنی ویڈنگ اینیورسری کہیں اور بھی تو منا سکتے ہیں، میرا پر اذان کے ساتھ اس کے سانس لگی خفگی سے بولی۔ میں آج کے دن تمہارے ساتھ کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا، چاہے ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اسے کمر سے پکڑ کر مزید قریب کر گیا۔ لیکن آپ کی کال پر میں اذان کو اینا بیچاری پر چھوڑ کر آئی ہوں، میرا اب کم ہے کہ اسے تنگ کرنے کے لیے اس کے گلے میں باہیں ڈالتی ناراضی سے بولی، مگر وہ اس کی خوبصورت نقوش کو تک رہا تھا۔ ان 3 سالوں میں وہ اس کی محبتوں سے مزید حسین ہو گئی تھی۔ یہ حسن تمہارے پاس پہلے سے تھا یا میری محبت پا کر ہوئی ہو؟ اس کے بعد سینے سے نظر انداز کرتا جھک کر بولا۔ منہل کی لب مسکرا دیے، وہ واقعی اس کی محبتیں پا کر مزید نکھر گئی تھی۔ خاموشی کا دورانیہ طویل ہوا تو منہل نے اپنے ناخن اس کی پوچھ پر گاڑ دی۔ وہ یکدم دور ہوا۔ من، اب بچو تم مجھ سے، ہر چیز بدل سکتی ہے مگر تم کبھی نہیں۔ اس کے بھاگنے پر پاپی اس کے پیچھے بھاگا اور 2 قدموں میں ہی اسے جا لیا۔ وہ ہرنی جیسی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کہاں جاؤ گی؟ اسے بیڈ پر گراتا چیلنجنگ انداز میں بولا تو کھسکتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ ہم گھر چلتے ہیں، اب میرا اور اذان بھی ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اس کا انداز دیکھ کر جلدی سے بہانا ڈھونڈا۔ وہ میری اولاد ہے اور تمہاری طرح بے وقوف بالکل نہیں ہے، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہتے قریب کیا۔ منہل نے زور سے اس کے بازو پر پنچ مارا۔ وہ میرے بھی کچھ ہیں، گھور کر بولی۔ نہیں، میں ہوں بس تمہارا۔ شدت جذبات سے اس کی آواز بوجھل ہو گئی تھی۔ منہل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں وہ تھی اور اس کے لیے موجود محبت۔ تم جانتی ہو جب رحم کی بارات والے دن تمہاری آنکھیں اس خبیث کے خوف سے نم ہوئی تھی، تم نے بے بسی سے مجھے پکارا تھا۔ اس وقت اس رات مجھ پر انکشاف ہوا تھا کہ اس لڑکی کو شاید کبھی خود سے دور نہ کر سکوں گا۔ پھر بھی اپنے جذبات کو اگنور کرتا گیا، مگر چاچو کے خدشات پر میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں اپنے نام کرانا ہے، چاہے تمہارا جو بھی ری ایکشن ہو۔ اور دیکھو تم میری ہو آج۔ مسکرا کر اپنے مارکے کے بارے میں بتاتے اس کے دنگ چہرے کو دیکھا۔ اور کبھی بتایا بھی نہیں مجھے؟ میں یہی سمجھتی رہی کہ بابا نے کرائی تھی زبردستی ہماری شادی۔ غصے سے اپنے قریب پڑا تکیہ اسے مارنا شروع کر دیا۔ زیان کا زبردست کہہ کر کمرے میں گونجا تھا۔ مطلب کتنی بے وقوف تھی وہ، اگر اس وقت بتا دیتا تو تم نے تو 7ویں آسمان پر ہی چڑھ جانا تھا۔ اسے قابو کرتے مزید سلگایا۔ وہ منہ بناتی رخ موڑ گئی۔ من، اس کا چہرہ تھام کر گمبھیر لہجے میں اسے پکارا۔ کبھی مجھ سے دور مت ہونا ورنہ یہ زیان حیدر مر جائے گا۔ اس بار لہجے میں اتنا درد تھا کہ منہل نے تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نہ کرے آپ کبھی ہم سے دور ہوں، ورنہ میں بھی نہیں جی سکوں گی۔ اس کے ہاتھ چومتی سینے سے لگ گئے۔ وہ اس کا صاحبہ تھا، اس کی محبت تھا، اس سے دور جاتی تو مر نہ جاتی۔ زیان نے بھی اپنی کل متاع کو اپنے سینے میں جذب کر لیا۔ 3 سال پہلے بھائی، دعا نے ایک چیخ نما آواز میں اسے پکارا تھا، مگر زیان حیدر بھی ساکت سا رہ گیا تھا۔ دیکھیں بھائی، آپ ہی کی ہارٹ بیٹ پھر سے چل پڑی ہے۔ دعا نے زیان کو سامنے لگی ہارٹ مشین کی جانب متوجہ کیا، جبکہ اس کی نظریں منہل کی لرزتی پلکوں پر تھیں۔ جانم بے تابی سے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ رحم، ڈاکٹر کو بلا جلدی، اس نے نم آنکھوں سے چیختے ہوئے کہا تو رحم بھی جلدی سے باہر کی جانب دوڑا۔ ڈاکٹرز آتے ہی اس کا مکمل چیک اپ کرنے لگے تھے۔ زیان مسلسل اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ مبارک ہو مسٹر زیان، اٹس اے میریکل، شی از الائیو۔ حیرت انگیز انداز میں مسکرا کر بولے تو زیان کو لگا کسی نے اس کے بے جان وجود میں روح پھونک دی ہو۔ منہل کا ہاتھ چھوڑتا وہی روم کے فرش پر اپنے رب کے آگے سجدہ زیر ہو گیا تھا۔ اللہ نے آج اسے دوسری زندگی بخش دی تھی۔ سب کے چہروں پر ایک بار پھر سے زندگی لوٹ آئی تھی۔ پلیز آپ لوگ ابھی باہر جائیں، صبح تک ہم مسز زیان کو روم میں شفٹ کر دیں گے۔ ڈاکٹرز کے کہنے پر سبھی باہر نکل گئے، مگر وہ اسی کے پاس بیٹھا اپنی آنکھیں خیرہ کرتا رہا۔ کیا وہ جا سکتا تھا اسے چھوڑ کر؟ زیان چل یار، اپنا بھی کچھ خیال کر لے ورنہ بھابی کہیں گی مجھ سے زیادہ بیمار تو یہ ہو گیا۔ فہد نے پیار سے کہتے اسے اٹھانا چاہا۔
نہیں تم لوگ جاؤ، میں یہی ہوں اس کے پاس۔ اپنی زندگی کو دیکھتا صاف انکار کر گیا۔ وہ لوگ بھی خاموشی سے باہر نکل گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے ہوش آیا تھا۔ آنکھیں کھول کر ارد گرد کا ماحول سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ذہن بالکل خالی خالی سا لگ رہا تھا، مگر اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں محسوس ہوا تو ہلکا سا سر ٹیڑھا کر کے دیکھا۔ وہ چیئر پر بیٹھا اس کا ہاتھ تھام کر سو رہا تھا۔ خود بخود ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر کنپٹیوں میں جذب ہونے لگے۔ کتنا رحیم تھا اس کا رب جس نے اس کے اپنوں کے لیے اس کی زندگی بخش دی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ابدال کے گولی چلانے والا منظر آیا تو زیان کے ہاتھ پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ وہ بھی یکدم جاگ اٹھا تھا۔ من اسے ہوش میں دیکھ تڑپ کر اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ میں اس نے آکسیجن ماسک ہٹا کر کچھ کہنا چاہا مگر زیان خاموش کرا گیا۔ نہیں من کچھ نہ بولا، میں سب جان گیا ہوں، رامین مجھے سب بتا چکی ہے۔ زیان پشیمانی سے بولا تو مناہل نے درد سے آنکھیں بند کر لی۔ میری جان بس تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر میری ہر غلطی کی سزا دینا۔ دھیرے سے اس کے گالوں پر جھکا تو وہ بھی آہستہ سے اس کے گرد اظہار باندھ گئی تھی، کیونکہ اس وقت اگر وہ پشیمان تھا تو اسے بھی سب بھول کر آگے بڑھنا تھا، مگر اس کی بڑھتی دیوانگی پر اس نے دور کیا تو بغیر پس و پیش کے چھوڑ دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھا جو ہلکا ہلکا گلابی ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہو جاؤ جلدی سے، میرو بھی مس کر رہی ہے ہمیں۔ اس کی بات پر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جب سے تم دور گئی تھی میں پوری دنیا سے غافل ہو گیا۔ لبوں پر ایک درد بھری مسکراہٹ تھی۔ مناہل کو اپنا دل کرتا محسوس ہوا تھا۔ چلو ریسٹ کرو بس اب۔ اس کا ہاتھ ماتھا چوم کر خود بھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس نے مسکرا کر آنکھیں موند لی، کیونکہ درد سے پورا وجود دکھ رہا تھا، مگر اب اس کا ہمسفر اس کے ساتھ تھا، اس لیے ہر درد بے معنی ہو گیا تھا۔ حال میرا بہت پٹو گی، اب بابا کو کال کی تو۔ 1.5 سالہ اذان کے کپڑے چینج کرتے اس نے اپنی 3 سال 2 ماہ کی شیطان بیٹی کو ڈانٹا، جسے زیان اور دعا نے مل کر واٹس ایپ پر کال کرنی سکھائی تھی۔ اب وہ باپ کے نکلتے ہی جو کالز کرنا شروع کرتی تو اس کے آنے کے ٹائم ہی ختم ہوتی تھیں، اور نہ جانے کون سی باتیں تھیں ان باپ بیٹی کی جو ختم نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے مناہل نے اب اپنا فون اس کی پہنچ سے دور رکھنا شروع کر دیا تھا، مگر ابھی ریتا اسے بات کر کے فون وہی ٹیبل پر چھوڑ دیا تھا۔ ماما آئی ٹاک بابا ہی سیڈ ماما تی نہیں سنو۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی تو وہ حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی جو نہ جانے ضد میں کس پر چلی گئی تھی، مگر اس کے باپ کا خیال ذہن میں آیا تو نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میرا کم ہیئر بابا بزی ہوں گے، فون دو جلدی۔ بہن کی پڑتی ڈانٹ پر تالے پیٹتے اذان کو بیڈ پر بٹھا کر پچکارتے ہوئے بولی، نو ماما پلیز۔ معصوم سی شکل بناتی دروازے کی طرف بھاگی، مگر کمرے میں آتی رامین نے پکڑ لیا۔ ابو کی پرنسس کہاں جا رہی ہیں؟ اس کا گال چومتے ہوئے بولی۔ مناہل نے قریب آ کر موبائل جینا حرام کر دیا اپنے بابا کو کال کر کر کے۔ گھور کر اسے دیکھا جو رامین کے سینے سے لگی تھی۔ ابو بابا از رائٹ ماما تنگ کرتی، بابا تو بھی میرو تو بھی۔ اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑ کر ماں کو گھورتی بولی تو رامین کھلکھلا کر ہنس پڑی، جبکہ وہ اپنی چھوٹی چڑیل کو دیکھتی سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ منہ کھولے کھڑی تھی۔ میرو جان میں نے نوڈلز بنائے ہیں، جاؤ جلدی ورنہ سادی سارے فنش کر دے گا۔ اس کے کہنے پر ڈرتے ڈرتے خود کو گھورتی ماں کو دیکھا اور ایڑیاں اونچی کرتی اس کے پیچھے سے نکل کر نیچے بھاگ گئی۔ اس لڑکی نے تنگ کیا ہوا ہے مجھے۔ کمرے میں واپس آ کر چیزیں سمیٹتے جھنجھلا کر بولی۔ نیوی بلو لانگ شرٹ اور چوڑی دار پاجامے پر جوڑا باندھے بہت دلکش لگ رہی تھی۔ تو تم بات کرنے دیا کرو نا اس سے بھائی سے۔ وہ ہنستے ہوئے اذان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ پھر اس سے نہیں مجھ سے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں گھنٹوں کے لیے۔ وہ بھی مسکراتی ہوئے اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اچھا مجھے ایک بات بتانی تھی تمہیں، اس کے پرجوش انداز میں کہنے پر مناہل نے سوال نظر سے دیکھا۔ کالج میں ایز اے لیکچرر اپوائنٹ ہو گئی ہوں میں، اس نے زور سے بتایا تو مناہل اس کی خوشی دیکھ گلے سے لگ گئی۔ گزرے 3 سالوں میں یہ پہلی بات تھی جس پر وہ دل سے مسکرائی تھی۔ زبردست، مبارک ہو، میری دعا ہے اللہ تمہاری ساری دعائیں اس طرح قبول کر لے۔ اس سے الگ ہوتے دعا دی تو رامین کی آنکھیں خود بخود نم ہو گئی، جسے چھپاتی اٹھنے لگے مگر وہ روک گئی۔ مناہل نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اب اللہ میری کوئی دعا نہیں سنتا، لب کاٹتے بے بسی سے بولی۔ مناہل کے دل میں پھانسی چبھی تھی۔ نہیں رامین ایسا مت کہو، اللہ انشاءاللہ ضرور سنے گا تمہاری۔ اس کے آنسو صاف کرتے نرم لہجے میں بولی۔ کب ماہی، کب سنے گا؟ 3 سال سے بھائی اور ماما کی نفرت اور اس شخص کی جدائی برداشت کر رہی ہوں، آخر کب؟ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے خود کو ایک ختم کر لوں، ایک بوجھ بن گئی ہوں سب کے لیے۔ ہچکیوں سے روتے اس کے گلے لگ گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زین کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی تھی تو انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا ناگواری سینے دیکھ رہا تھا۔ رامین جٹان سے پوچھتی کھڑی ہوئی، بات کرنے آئی تھی مجھ سے؟ کیوں، گناہ ہو گیا کیا؟ مناہل نے تنزیہ کہا، وہ لب بھینچ کر رہ گیا تھا، جبکہ رامین نے گھبرا کر اسے دیکھا اور تقریباً دوڑتی ہوئی روم سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ دروازہ لاک کر کے اس کے پاس آیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ ہاں؟ اس کے آنسو دیکھ کر غصے سے بولا۔ آپ کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ جیسے پتھر دل کو کوئی اثر نہیں ہونے والا۔
आंसू रगड़ती कमरे से निकलने लगी मगर वो कलाई पकड़कर रोक गया। क्या बकवास कर रही हो? क्या किया है मैंने? उसका रुख अपनी जानी मोड़ता ढाल उठा। क्यों नहीं मालूम आपको? इस मासूम को मुसलसल 3 साल से अजियत में रखा हुआ है, फिर भी पूछ रहे हैं क्या किया? कमाल है, दूब बदू बोली। जियान ने सख्ती से उसके कंधे पकड़ लिए। शायद तुम भूल रही हो वो क्या कुछ कर चुकी है हमारे साथ। मौत की दहलीज से वापस आई हो। तुम भूल सकती है मगर मैं कभी नहीं समझी, सहज लहजे में कहता। उसकी आंखें फिर से नम कर गया। इतनी माफ़ी मांग कर भी जो सलूक उसके साथ किया जा रहा है तो फिर मुझे भी जीने का कोई हक न था। मुझे भी दोबारा जिंदगी नहीं मिलनी चाहिए थी क्योंकि वो बदनसीब भी तो जीते जी मर गई है। उसे धक्का देती रोते हुए कमरे से निकल गई जबकि वो सुन खड़ा का खड़ा रह गया था। इतनी बड़ी बात कितने आराम से कह गई थी वो। घर में एक चहल पहल सी मची थी। शगुफ्ता बेगम आज बाकायदा दुआ को अंगूठी पहनाने आ रही थी। जब सबको बिलाल की दुआ के लिए पसंदीदगी का पता चला तो हर किसी का चेहरा खुशी से खिल उठा था। वो अलग सबसे चुपती फिर रही थी। रिदा भी अपनी 3 साला बेटे सुभान और 6 माह की रम के साथ आई हुई थी। ये रामीन कहाँ है? नजर नहीं आ रही। ऐसा खुशी मौके पर वो अक्सर कमरे में बंद रहती थी। मनाहिल अब बेंच कर रह गई। तुम जानती तो हो वो अपनी सजा काट रही है, वो दुख से बोली। रिदा और रीना भी खामोश हो गई। इनका दिल भी इसके साथ किए जाने वाले सलूक पर दुखता था अब। अच्छा बताओ तू कब आ रही है? उसने माहौल बदलना चाहा। हाँ, नेक्स्ट मंथ तक आने का कह रही है। देखो अब रिदा की तफसील बताने पर आसान को इसकी गौर से लेती उठ खड़ी हुई। तूबा का एक बेटा दानियाल था और इन दिनों फहद के साथ साउथ अफ्रीका में ही मुकीम थी। चलो मैं दुआ को देख लूँ, पता नहीं तैयार हुई भी या नहीं। अजान को लेकर उसके कमरे की जानिब बढ़ गई। जियान के आने का वक्त भी हो रहा था। उसकी 2 दिन से इससे बात बिल्कुल बंद थी और गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि इसने मनाने की कोशिश भी ना की थी, इसलिए आज थोड़ा एहतमाम से तैयार हुई थी। तानिशा अपनी की घेरदार फ्राक पर मैरून लिपस्टिक लगाए ढीला सा जूड़ा बांधे बहुत दिलकश नजर आ रही थी। कब तक तैयार होने के इरादे हैं? दुआ को परेशान सा बेड पर कपड़े फैलाए देखकर बोली। आप मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं? सर झुकाकर धीरे से बोली। मनाहिल को इस पर टूट कर प्यार आया। मेरी जान कुछ भी पहन लो, बिलाल को हर चीज़ तुम पर अच्छी लगती है, उसने छेड़ते हुए कहा। वो एकदम सुर्ख पड़ गई। आप ही क्या है भाई? घबरा कर जल्दी से उठ गई। दिल तेजी से धड़क रहा था। यकीन नहीं आ रहा था कि अचानक दिल को हुआ क्या था जिसके नाम पर अब तेजी से धड़क उठता था। अच्छा ये वाला देखो, मैरून कलर की हल्के फुल्के काम वाली लॉन्ग शर्ट आईने के सामने खड़ा करके लगाई। तुझे भी पसंद आई थी। अच्छी है ना? जाओ जल्दी चेंज करके आप ही रेडी भी होना है। उसके शर्माए कपड़ाए चेहरे को चूम कर प्यार से बोली तो वह भी शर्माती हुई पाकर वॉशरूम में बंद हो गई। क्या बात है, यहाँ क्यों खड़ी हो? उसकी गंभीर आवाज़ पर आमीर ने मुड़कर देखा और फौरन आंसू साफ कर लिए। इस वक्त वो घर के लॉन में खड़ी थी। अंदर दुआ और बिलाल के मंगनी की रस्म चल रही थी। ये एक शोर सा मचा था मगर इसका इन खुशियों पर अब कोई हक न था। मैं रूम में जा ही रही थी भाई, बस वजाहत देती अंदर की जानिब बढ़ने लगी मगर जियान की पुकार पर रुक गई। यहाँ आओ, उसे पास बुलाया तो वह हैरत और परेशानी से उसे देखने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती उसके पास आ रुकी। जियान ने गौर से अपनी शहजादियों जैसी बहन को देखा जो इन गुजरे बरसों में खुद को दिखो से खत्म कर चुकी थी। दिल में एक टेस उठी थी, बगैर कुछ कहे इसे अपने सीने से लगा लिया। रामीन पहले तो हैरत बेयकीनी से चंद पल साकन से रह गई थी कि ये हुआ क्या था। अचानक फिर आंखों से आंसू की एक झड़ी निकली थी जिसके गालों को भिगोती चली गई। भाई मुझे मुझे माफ़ कर दे भाई, इश्क से रोती एक बार फिर गिड़गिड़ाने लगी। बस बेटा बस, मुझे कोई शिकायत नहीं तुमसे। उसकी पीठ थपकता प्यार से बोला। इस दिन भी वो इसकी और मनाल की गुफ्तगू सुन चुका था और इसी दिन उसके दिल से रामीन के लिए गुस्सा ख़त्म हो चुका था। चलो चुप हो बस, शाबाश। रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मेरी प्यारी गुड़िया। खुद से अलग करके उसके आंसू साफ किए। वो इतने साल बाद भाई के मोहब्बत भरे लम्स पर फिर से रोने लगी। बस बेटा चलो सब वेट करें अंदर। इसे चुप कराकर अपने साथ लगाता अंदर ले आया जहाँ सब खुशखबरी में मसरूफ थे। इन दोनों को साथ आते देख हर कोई हैरत खुशी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। माशाल्लाह, ये बिलाल था, बड़ा मुबारक साबित हुआ है हमारे लिए। राम ने बहन भाई के मुस्कुराते चेहरे को देखकर छेड़ा तो बिलाल चीख सा गया। मामा, रमीन नम आंखें लिए फायका बेगम के पास आई। उन्होंने भी उसे अपने साथ अपने सीने से लगा लिया। वो माँ थी, आखिर कब तक नाराज़ रहती? जब मनाइल और जियान भी से माफ़ कर चुके थे तो वो क्यों इससे नाराज़ रहती? मुर्तज़ा साहब ने भी बेटी को गले लगा लिया था। फायका बेगम ने तो शक्कर भरी नज़र से मनाइल को देखा तो वो बिना आंखों से मुस्कुरा दी थी। चले मुंह मीठा करे सब। उसने सबका मुंह मीठा कराया। दुआ भी शर्माई शर्माई बहुत प्यारी लग रही थी। मामा, मीरू तो भी। जियान की गोद में चढ़ी मीरू अपने पुकारा तो मनाहिल ने एक नज़र अपने रूठे शिवहर पर डाली जो उसे ही देख रहा था नहीं बल्कि घूर रहा था। वह भी मुस्कुराते ही वहीं आ गई। यह ले मीठा खाया, गुस्सा कम होता है। लब का कोना दबाते छेड़ते हुए बोली और छोटा सा टुकड़ा मीरब के मुंह में दे दिया।
शट अप, अगर आप खैरियत चाहती हो तो अभी इसी वक्त मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। इसके खिलते हुए चेहरे को देख तब कर बोला, बाबा आइज रेड हो रही। वाई बाबा, उसका चेहरा अपनी तरफ किया। तब मनाहिल ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की थी। जान, बाबा को नींद आ रही है इसलिए रेड हो रही हैं। उसके गाल चूमता बोला। उसने शक की नज़रों से बाप को देखा। बट यू आर नॉट यंग बाबा। उसकी तफ्तीश पर मनाहिल खिलखिलाकर हंसती हिना और रीता की जानिब बढ़ गई। जियान ने अपनी बेटी को देखा था जो बिल्कुल इसकी कॉपी थी। अच्छा मेरी माँ, तो खुद ही बता दो क्यों हो रही है रेड। उसकी गोल गोल आंखों में अपनी आंखें डाली तो पहले तो वो देखती रही। यू आर एंगी बाबा, फैसला करती हुई बोली। हाँ तो आपकी मामा क्यों करती हैं बाबा को एंग्री, उसने शिकायती अंदाज में कहा। तो बेटी दुख से नपी में सर हिला गई। मामा मीरू तो भी एंगी करती हैं, अपनी छोटी सी नाक चढ़ाकर बोली। जियान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई क्योंकि मनाहिल और अपनी बेटी को हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ते ही देखा था। अस्सलाम वालेकुम। सलाम की आवाज़ पर चौंकते सबने ही एंट्रेंस की तरफ देखा था, मगर वहाँ खड़ी शख्सियत को देखकर तमाम अफराद ही हैरत इस्तेजाब में मुब्तला हो गए थे। क्या करें आप लोग यहाँ? मीरा को गोद से उतार कर जियान धार तो आगे बढ़ा, मगर तभी मनाहिल उसका हाथ थाम गई थी। मगर मुड़कर एक नज़र उसे देखा। जो इत्तेजाई निगाहों से उसे देख रही थी, इन्होंने फौरन मुलाजिमा को बुलाकर तमाम बच्चों को रूम में भिजवा दिया था। बेटा हमें बात करनी है, ऐसा मत कहो, इब्राहिम साहब ने इल्तिजाया कहा, मगर बराबर में खड़ी कमज़ोर शीशा को देखकर उसकी रगों में आग दौड़ गई थी। आखिर क्यों आए आप यहाँ? आप लोग अब क्या चाहते हैं? फाइका बेगम ने नफरत से कहा। ईशा की आंखों में आंसू भरने लगे। आज इसकी और अब्दाल की वजह से इसके माँ बाप को कितनी जिल्लत उठानी पड़ रही थी। मैं मैं माफ़ी मांगना चाहती थी एक बार मनाहिल से और आप सबसे, उसने रोते हुए कहा। तो जियान ने तमस्कराना निगाह इस पर डाले। अब कौन सा नया खेल खेलने आए हैं आप लोग? काटदार लहजे में कहते इन तीनों को मजीद शर्मिंदा कर गया। मनाहिल, मैं सच कह रही हूँ, मैं सिर्फ माफ़ी मांगने आई हूँ। सिसकते हुए उसके करीब आई, मगर वो बीच में ही रोक गया। मेरी बीवी के करीब आने की कोशिश भी मत करना, समझ आई? नफरत से तनबीह की। ईशा ने दुख और बेबसी से इस शख्स को देखा जो कभी दिल का मकीन हुआ करता था। चले जाएं आप लोग यहाँ से, वरना मुझे धक्के देकर निकालना पड़ेगा। उसकी गरेजदार आवाज़ पर मनाहिल यकदम होश में आई। प्लीज़ बात तो करने दें उसे। उसकी उजड़ी हालत देखकर वो सदा की नरम लड़की चुप न रह सकी थी। जयान ने हैरत से पलट कर इसे देखा, जिसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे थे। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, दिमाग खराब हो गया क्या? उसकी नरम दिली पर धाड़ उठा। जयान प्लीज़, मुझे माफ़ी मांगने का एक मौका तो दे सकते हो ना? उसकी इल्तिजा पर जयान ने काटदार नज़रों से उसे देखा। नहीं दे सकता आप कोई मौका। काश अब्दाल के साथ तुम भी मर जाती। नफरत से पुकारता उसे सुनकर गया था। मनाहिल ने नामाकों से उसे देखा जो गुस्से की इंतहा को छू रहा था। मेरी भी यही दुआ थी कि अल्लाह मुझे कभी कोमा से ना निकालता, मगर शायद मेरे रब ने मनाहिल और तुमसे आखिरी बार माफ़ी का एक मौका देना था। लब काटते अपनी सिसकी जब्त करके आहिस्ता से बोली थी। गुज़रे 3 साल वो होश हवास से बेगाना रही थी, मगर एक माह पहले जब वो वापस जिंदगी की तरफ लौटी थी तो बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि इसके माँ बाप को भाई की मौत और इसकी हालत ने बिल्कुल निढाल और गमज़दा कर दिया था। वो खुद में इतनी हिम्मत मुजतमा नहीं कर पा रही थी कि कैसे मनाहिल से माफ़ी मांगेगी, मगर वो लम्हा बयान पहुंचा था। मनाहिल इसके करीब आ गई, जान गई थी कि वह वाकई पशेमा थी। मनाहिल, मैं जानती हूँ मेरा गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं, मगर तुम तो बहुत आला ज़र्फ़ हो। ये ज़िंदगी मुझ पर आसान कर दो, मेरा दम घुटने लगा है, मैं पल पल मर रही हूँ। प्लीज़ मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दो। रोते हुए उसके पाँव में बैठने लगी, मगर मनाहिल ने अपने गले से लगा लिया। अल्लाह जानता है ईशा, मैं तो तुम्हें इसी वक्त माफ़ कर चुकी थी जब मैंने तुम्हारे कौमा में जाने की खबर सुनी थी। मैं कौन होती हूँ तुमको सजा देने वाली? बोलो अलग होती उसके आंसू पहुँचे तो इस अजीम लड़के को तकती चली गई। कितना गिर गई थी वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए। इसके सामने खड़े ये एहसास इसे और निदामत में मुब्तला कर गया। आप सब भी हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हमने आप सबका दिल दुखाया है। सीतरा बेगम नम लहजे में बोली तो फायका बेगम ने करीब आकर उन्हें गले लगा लिया। 3 साल से इनके भाई भाभी गम में थे, और जब इनकी बहू ने माफ़ कर दिया था तो वह भी अपना दिल साफ कर चुकी थी। मनाहिल ने एक नज़र जियान को देखकर जो गुस्से और जब से सुर्ख पड़ रहा था। प्लीज़ आप भी माफ़ कर दें मेरे लिए। मनाहिल ने ईशा को अपने साथ लगाकर कहा। जियान ने एक नज़र उसके हसीन चेहरे और आंखों में इल्तिजा को देखा, तलब भींच कर बराबर में खड़ी ईशा को देखा, जो सादा से शलवार कमीज़ पर चुटिया बांधी 3 साल पहले वाली बिल्कुल भी न लगी। प्लीज़ जियान, नम लहजे में जैसे गुजारिश की थी, वह गहरी सांस पर रह गया था। जब ये लड़की सब कुछ कह ही चुकी है तो मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला? एक गोरी मनाहिल को नवाजता ईशा को देखकर मुस्कुरा दिया था। थैंक यू सो मच। मनाहिल ने तशक्कुर भरी नज़रों से जियान को देखकर मनाहिल के गले लग गई थी। मुझसे नहीं मिलोगी? रामीन करीब आकर बोली। ईशा इसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ी।
मुझे माफ़ कर दो रामीन, उसके गले लगकर माफ़ी मांगने लगी। जियान और मनाल इन दोनों दोस्तों का मिलन देखकर मुस्कुरा दिए थे। हाँ चलो बस भी करो, मेरी कुर्ती गीली कर दी तुमने। आंसुओं से अलग होते हंसते हुए बोली तो वो भी छींप सी गई। मोहित कहाँ है? मैं इससे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ एक बार। उसने पूरे लाउंज में नजर दौड़ाते उससे पूछा, मगर रामीन के चेहरे पर एक तारीख सा लहरा गया। जियान और मनाल के लब भी एकदम सुखड़ गए थे। जिस दिन वो मुझे माफ़ कर देंगे समझ लो तो मैं भी माफ़ कर दिया। सादगी से मुस्कुराकर बोलती। शाह को बहुत कुछ समझा गई थी। इसे बस मोहित के बाहर मुल्क जाने की खबर हुई थी, मगर ये न पता था कि वो आज तक न लौटा था। रामीन नम लहजे में पुकारती उसका हाथ थाम गई। इसे भी एहसास होकर रामीन ये वक्त और ज़रूर लौटेगा। मनाल ने इसे अपने साथ लगाते कहा। वह नम आंखों से मुस्कुराती सरस बात में हिला गई। चले खाना खा ले, सब रो रो कर पेट खाली हो गया होगा। इधर ने छेड़ते हुए कहा तो वो लोग भी मुस्कुराते डाइनिंग टेबल की जानी बढ़ गए। बाबा मैं इनसे शादी के लिए तैयार हूँ, आप जब चाहें मुझे इनके साथ रुखसत कर सकते हैं। हैदर पहले से वापसी पर उसने मुस्कुराकर माँ बाप को कहा तो वो दोनों खिल उठे थे। मेरा बेटा अल्लाह तुम्हें हमेशा आबाद रखे। फारूक तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। माँ ने इसे अपने साथ लगाते दुआ दी। वो भी मुतमईन होकर आंखें मूंद कर इस शख्स को इसके माँ बाप ने इसके लिए मुंतखब किया था वो कैसे गलत हो सकता था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो लैंप की रोशनी में सर झुकाए बेड पर शादी की एल्बम खोले बैठी थी। इसे सक रही थी। खामोशी से उसके पीछे आकर बैठ गया। आज 3 साल बाद वो इसे देख रहा था। कितना बदल गई थी वो। मैं रिसेप्शन में ज़्यादा अच्छा लगा था ना? वो पिक्चर्स देखो। इसे बारात की तस्वीरें देखते हल्के से कान में सरगोशी की। रामी ने झटके से रुख बदला था। बराबर में बैठा शख्स इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मोहित बेयकीनी से आंखें चंद पल के लिए इसकी वजह चेहरे पर ठहर गई थी। कितनी ही देर तक खामोशी से इसको तकती चली गई। फिर आंखें यकदम ही नमकीन पानियों से भरी थी। बहुत आहिस्ता इसके चेहरे को छू कर देखा, कहीं वो इसका गुमान तो ना था। मैं लौट आया हूँ। रामीन अपने गाल से उसका हाथ हटाता लबों से लगा गया। उसके पुरते लम्स पर वो यकदम करंट खाकर दूर हुई। आप क्यों आ गए? मेरी सजा इतनी इतनी आसानी से कैसे ख़त्म हो सकती है? अभी तो मुझे सीधा सीधा मरना था। रोते हुए चीखी। मोहित तड़प कर उसके करीब आया। नहीं रामीन, ऐसा मत कहो। मैं अब एक लम्हा भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। उसका चेहरा अपने हाथों में थामा। वह तंग अंदाज मुझसे देखने लगी। 3 साल मोहित, 3 साल आपका इंतज़ार किया। 3 साल तड़पी हूँ मैं मोहित। ये 3 साल नहीं, 3 सदियाँ थी जब मैंने काटी हैं। रोज़ सोचती शायद आप एक कॉल या मैसेज कर दें, मगर आप ना आए। उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मोहित को अपनी आंखें नम होती महसूस हुई थी। अगर तुम यहाँ तड़पी हो रामीन तो मैं भी वहाँ सुकून में ना था। इसे शिद्दत से खुद में जज़ब करते नम लहजे में बोला। रामीन ने चेहरा उठाकर इसे देखा। झूठ बोल रहे हैं आप। हाथ के पूछ से आंसू रगड़कर खफगी से बोली। मोहित इसे बेड पर ले आया। तुम जानती हो जब मामा ने लंदन आकर मुझे यहाँ के हालात बताए और घरवाला का तुमसे सलूक बताया तो मैं इसी वक्त आ जाता, मगर वह एक पल को रुका तो इसने बेचैनी से देखा। मगर मैं खुद को और तुम्हें वक्त देना चाहता, देखना चाहता था मैं तुम्हारे दिल में किस मुकाम पर हूँ। 2 साल तक तुम्हारा एक एक मैसेज 10-10 बार पढ़ता था, मगर न जाने क्या हुआ, तुमने मैसेजेस करना छोड़ दिए। वह ने शिकवा गुना निगाहों से उसे देखा जो सर झुकाए बैठी थी। आप किसी मैसेज का जवाब भी नहीं देते थे। फिर मैं भी थक गई। उदासी से बताती बहुत प्यारी लगी थी। जानती हो बस इसी दिन से तुमने अपनी बेचैनी मुझ में मुंतकिल कर दी। हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहती थी। एक तो तुम्हारे गम में पड़ गया था, ऊपर से मामा के दिन रात के ताने। हंसते हुए बोला। उसके लबों पर भी वो हल्की सी मुस्कुराहट भी कर गई। 1 हफ्ते से आया हूँ, मगर तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अपनी बेबसी पर हंस पड़ा। रामी ने एक नज़र से देखा और फौरन नज़र झुका गई। डर था कि कहीं पे सब कुछ ख्वाब की सूरत ख़त्म ना हो जाए। तुम तो बदल गई बहुत, लग ही नहीं रहा 3 साल पहले वाली दीवानी हो जो मेरा कॉलर पकड़ कर जिद करती थी। इसके फासले पर बैठने पर और नज़रें झुकाने पर इसे रहा न गया था। मैं वैसी बनना भी नहीं चाहती। अब नम आंखों से मुस्कुराती ही मोहित ठहर सा गया था। दोनों हाथों से उसका चेहरा थामा तो रामी ने नज़र उठाकर इसे देखा। मुझे जिद करती, लड़ती झगड़ती, मेरी फरमाइशें पूरी करती रामी ने वापस चाहिए, समझ आई। सब कुछ भुला चुका हूँ मैं, तुम भी भूल जाओ जानम। गंभीर लहजे में कहकर उस पर झुकता उसकी धड़कनें मुंतशिर कर गया। मैं सबको बता कर आती हूँ, आप आ गए। उसे घबरा कर दूर होती जल्दी से बोली। जियान और मनाल को पता है कि मैं इस वक्त अपनी बीवी के कमरे में हूँ, बल्कि वही यहाँ तक छोड़ कर गए हैं। बाकी लोगों को कल बता देना। उसकी घबराहट से लुत्फानंदोज होकर कहा तो वह दंग रह गई। क्या? इससे पहले कि वह दरवाजे की तरफ जाती, मोहित इसे अपने सीने में जज़ब कर गया था। अजान और मीरब को सुलाकर रूम में आई तो वो कहीं नजर न आया। समझ गई थी वो कहाँ है और क्या कर रहा होगा। बालकनी में आई तो अपने मशगले में मगन था, मगर पिछले 3 सालों में मनाल ने इसकी आदत बिल्कुल ख़त्म करा दी थी।
ये पीना आपने फिर शुरू कर दी कि करीब आकर सिगरेट उसके मुंह से निकाल कर साइड पर फेंकी। जियान के चेहरे पर यकदम नागवार तासरात फैल गए। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हाँ। सख्ती से उसका बाजू पकड़कर धाड़ा। वो सहम सी गई। आपने वादा किया था आप नहीं पिएंगे अब। लबों पर जुबान पे थी, हिम्मत से बोली। जियान ने झटके से उसे छोड़ा। अच्छा, मेरे वादे याद हैं और अपने वादों के बारे में क्या ख्याल है? तंज ने अंदाज में उसे देखा। मनहल को अपना दिल टूटता महसूस हुआ। क्या क्या है? मैंने नमी अंदर उतारते बहुत जब्त से बोली। जिया ने तमस्खाना निगाहों से उसे देखा और सर झटक दिया। दिमाग खराब न करो, जाओ यहाँ से। नाकावारे से कहता दूसरी सिगरेट सुलगाने लगा। नहीं, जवाब दे मुझे। दोबारा सिगरेट उसके मुंह से निकाल कर दूर फेंकते गुस्से से बोली। उसने हैरानगी से उसके अंदाज देखे। तो मैं बताता हूँ अभी। उसे घसीटता हुआ कमरे में लाया, पूरी कुव्वत से बेड पर फेंक दिया। मनाल ने रुख मोड़कर खौफ से उसे देखा। क्या बकवास की थी 2 दिन पहले? बोलो। उसकी गाइदार आवाज़ पर वो सहम का दूर हुई। क्यों? क्या आप बर्दाश्त कर सकते थे आमीन को इतने गमों में देखकर? वो अभी दूबदू हुई नहीं कर सकता था। दिल पर पत्थर रखकर उसे दूर था। मगर जो बात तुमने की वो मुझसे किसी भी किस्म की नरमी तवक्को मत करना। उंगली उठाकर वार्न करता बाथरूम की जानी पड़ गया। वो भी अपनी बेवकूफ़ियों पर आंसू आते सर पकड़ कर बैठ गई। मुझे क्या जरूरत थी बोला इतने फजूल बोलने की? सू करती उसे मनाने की तरकीबें सोचने लगी। इतने में बाहर रगड़ता वॉशरूम से निकला तो आंसू बहाती सोचा को नजरअंदाज करता लाइट ऑफ करके अपनी जगह पर करवट बदल कर लेट गया। जबकि वो रौनक भूल कर मुंह खोले उसकी सारी कार्रवाई देख रही थी। अब देखो कैसे लाइन पर आओगे तुम जानम। मुस्कुराता हुआ मुंह पर हाथ रख गया। जब भी उसने जोर से झिंझोर डाला। कैसे सोच सकते हैं आप मुझे इस तरह परेशान करके? जोर जोर से मुक्के बरसाने लगी, मगर वो खामोशी से आंखें बंद किए लेटा रहा। सो कर दिखाएं आज आप। अपना तकिया उठाकर जोर जोर से इसके मारने लगी। पूरा तकिया खोल चुका था, मगर उसने रुख बदल कर एक नज़र उसे न देखा। मन हल्का बोरोना आने लगा। यकदम ही रुख मोड़ कर फूट फूट कर रोने लगी। जहाँ यकदम ही होश में आया और पलट कर उसे देखा जो बिल्कुल बच्चों की तरह हिचकियों से रो रही थी। बस कर दो, मीरब से भी छोटी लग रही हो। लब का कोना दबाकर बोला तो आपने आंसू रगड़ते घूर कर उसे देखा। यू डोंट लव मी, गुस्से से कहती तकिया उसके मुंह पर मार गई। जियान के भी सख्त की इंतहा आ चुकी थी। झटके से इसे खींचा और खुद पर गिरा लिया। मेरी इतनी सी इग्नोरेंस पर इतना ड्रामा, और जो 2 दिन पहले बकवास की वो कुछ नहीं। घूर कर बोला। इसने भी इसकी आंखों में घूर कर देखा। मैंने जानकर नहीं कहा था, मेरे मुंह से निकल गया बस। नजरें झुकाती रूठ कर बोली। जियान ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़ कर झटका दिया। वो चीख उठी। गलती से भी ऐसा मुंह से न निकले आइंदा, समझ आई। सख्ती से बोला तो आंखें नीचे तरी ला गई। जाओ सो अब, जाकर से छोड़ता हुआ बोला। उसने हैरत से उसे देखा। मतलब अब भी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी? उसका रुख अपनी जानिब करते गुस्से से बोली। जियान को अपना कहकर जब्त करना मुश्किल हो गया। तो क्या करूँ अब, गोद में बिठा लूँ? एक आईब्रो उठाकर पूछा तो वो सुर्ख पड़ती झिंझलाई हुई रस्म में की जानी पड़ने लगी। मगर वो कहका लगाते रोक गया था। हाथ में मतलब तुम्हें मनाना भी नहीं आया इतने सालों में? उसे बाहों में उड़ता बेड पर ले आया। उसने गौर कर उसे देखा। हाँ, नहीं आता मनाना, और अब आपको रुकने की भी जरूरत नहीं, समझे आप? उसके गले में बाहें डालकर तो उनसे बोले तो वो फिदाई हो गया था। जो हुक्म जानम, हम तो सारी जिंदगी आप पर वार सकते हैं। उसे करीब करता बोला। वो भी खिल उठी थी। दिल जख्म में पुरसकून हो गया। उसे अपने रब से कोई शिकवा न था, क्योंकि उसने एक मोहब्बत करने वाला शख्स उसके लिए चुना था, जिसने हमेशा उसके लिए उसकी ज़िंदगी को संवार दिया था। उसने हर मुश्किल में सब्र किया था और इसके रब ने इसे सब्र का अजर अता कर दिया था। ख़त्म शुद। तो व्यूअर्स, कैसे लगा आपको ये नावल? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नावल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।